हम देखते हैं प्लास्टिड की संरचना या लवक की संरचना। दूसरी दोहरी भित्ति वाली संरचना है लवक, जिसका अध्ययन हम अभी करने वाले हैं। इससे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन किए थे। वो भी दोहरी भित्ति वाली संरचना थी और उसका मुख्य कार्य क्या था? ऊर्जा का संरक्षण करना या संचय करना। ठीक है, श्वसन संबंधी प्रक्रिया के फलस्वरूप बने हुए ऊर्जा का संचय करना और पावर हाउस कहलाता था। अब ये है लवक या प्लास्टिड, जो किसमें पाया जाता है? सभी पादप कोशिकाओं में और यूग्लिना में उपस्थित होता है, जबकि कवक, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और अन्य जंतुओं में ये अनुपस्थित, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। सिर्फ पादप कोशिका और यूग्लिना में पाया जाता है। और इसे माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर कहा जाता है, तो इसको रसोई घर कहा जाता है ना? क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर पादपों के लिए भोजन बनता है। लवक के अंदर पादपों के लिए भोजन बनता है या भोजन का संचय होता है, निर्माण की प्रक्रिया होती है और संचय होता है कुछ लवकों में। तो इसलिए लवकों को क्या कहा जाता है? पादपों का रसोई घर कहा जाता है। जैसे उसको ऊर्जा घर कहा जाता था माइटोकॉन्ड्रिया को, इसको क्या कहा जाता है? रसोई घर कहा जाता है। ठीक है, सभी पादप कोशिका एवं यूग्लिना में उपस्थित होता है। इसकी आकृति इतनी बड़ी होती है कि ये साधारण सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। यदि हम प्रयोगों के द्वारा देखे भी होंगे, 9th-10th की कोर्स में है, अपन करा के देखते हैं। पत्तियों को यदि फाड़ कर देखा जाए माइक्रोस्कोप से, उसके एक छोटा सा टुकड़ा को लेकर, ऊपरी या निचली सतह की झिल्ली को लेकर, तो स्पष्ट रूप से यह लवक जो है दिखाई पड़ता है हमको उसमें। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है इसको। इसकी लंबाई होती है 5 से 10 माइक्रोमीटर करीब होती है। ये लेंस के आकार का होता है, गोल आकृति का होता है ना? या फिर इस तरह से चक्राकार आकृति का हो सकता है, लेंस के आकार का, फीते के आकार का हो सकता है ना? किसी भी आकार आकृति का हो सकता है, फीते के आकृति का, कप के आकृति का, गोल आकृति का या लेंस की आकृति का। ये अलग अलग आकृति के होते हैं लवक। ठीक है, इनकी लंबाई होती है 5 से 10 माइक्रोमीटर और चौड़ाई होती है 2 से 4 माइक्रोमीटर तक होती है। इनकी संख्या किसी किसी में एक ही होती है, किसी में 2, 3, 4 या उससे लेकर 20 से 40 तक हो सकती है। प्रत्येक कोशिका में लवकों की संख्या 20 से 40 तक अधिकतम हो सकती है। जैसे क्लेमाइडोमोनास है, उसमें सिर्फ एक पाया जाता है ना? लवक जो है मुख्यतः देखो तीन प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है हरित लवक, दूसरा होता है वर्णी लवक और तीसरा होता है रंगहीन लवक। तो हरित लवक नाम से ही जाहिर है हरा रंग इसमें पाया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट हरित लवक। और ये क्लोरोप्लास्ट का काम होता है प्रकाश संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है ना? क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पाए जाने वाले ग्रेना और स्ट्रोमा है, वहीं पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है और पौधे का भोजन यहाँ पर बनता है। तो ये हरित लवक, जिसमें हरे रंग का पिगमेंट पाया जाता है, उसको कहा जाता है हरित लवक। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। वर्णी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट, माने इसमें रंग पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के रंग पाए जाते हैं, नारंगी, लाल, पीला आदि रंगों के जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं या रंगक पदार्थ पाए जाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है वर्णी लवक। तीसरा है रंगहीन लवक, इसमें किसी भी प्रकार का कोई रंग नहीं पाया जाता, इन प्लास्टिड्स में कोई कलर नहीं होता, उनको कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट। तो 3 मुख्य प्रकार है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का होता है, क्रोमोप्लास्ट अलग अलग रंगों के हो सकते हैं, लाल, नारंगी, पीला आदि। ल्यूकोप्लास्ट इसमें कोई भी रंग नहीं होता। तो इनमें कौन कौन से रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जिसके कारण इस प्रकार के रंग दिखाते हैं? हरित लवक में पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल प्लस कैरेटिनॉइड पिगमेंट्स पाए जाते हैं। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल और कैरेटिनॉइड पिगमेंट्स पाए जाते हैं। जबकि क्रोमोप्लास्ट में क्या क्या पाया जाता है? वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट में कैरोटीन, कैरेटिनॉइड्स और ज़ैंथोफिल। क्रोमोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? कैरोटीन, कैरेटिनॉइड्स और ज़ैंथोफिल, 3 प्रकार के पिगमेंट्स या रंगा पदार्थ पाए जाते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णी लवक या रंगहीन लवक में पाया जाता है 3-4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि एमाइलोप्लास्ट, ये जहाँ पर पौधे अपना भोजन संचय करते हैं, जैसे कि जड़ है कोई कंद के रूप में या फिर तने में या फिर फलों में जो होते हैं, तो उनमें पाया जाता है अवर्णी लवक। और वर्णी लवक किन में पाया जाएगा? रंग पाए जाते हैं, मतलब ये किस में होगा? फूलों में हो गए, विभिन्न प्रकार के पौधे या पत्तियां जो रंगीन होते हैं उनमें,
या फिर पौधे फूल में या फिर फलों में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट। अलग अलग रंग के पेड़ पौधे आप देखे होंगे, पत्तियां देखे होंगे, उनमें किस प्रकार का लवक पाया जाएगा? वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट पाया जाएगा। और जो भोजन संग्रह करते हैं, जो रंगहीन होते हैं, जैसे जड़ों में होते हैं, कंद होते हैं, वो सब क्या होते हैं? एमाइलोप्लास्ट पाए जाते, माने रंगहीन लवक पाए जाते हैं, या ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट अलग अलग प्रकार के भोजन संचय करने के आधार पर इनके प्लास्टिड्स का नाम या लवकों का नाम अलग अलग हो गया है। जैसे कि होता है एमाइलोप्लास्ट, जो स्टार्च का संचय करते हैं उसको क्या कहेंगे? एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। जबकि तेल का संचय, तेल और वसा का जिसमें संचय करते हैं उनको कहते हैं एलाइयोप्लास्ट, है ना। तेल लवक, तेल लवक को क्या कहेंगे? एलाइयोप्लास्ट। स्टार्च लवक को क्या कहेंगे? एमाइलोप्लास्ट। और प्रोटीन का संश्लेषण करने वाले कुछ दाल जैसे हैं, है ना, दालों में और अन्य प्रोटीन को संचय करने वाले जो भी अंग पदार्थ पाए जाते हैं पौधों में, उनमें पाया जाता है प्रोटियोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट, है ना। प्रोटीनोप्लास्ट या एलियोरोप्लास्ट भी इसको कहा जाता है। तो ये एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। एमाइलो स्टार्च के लिए, एलियो तेल और वसा के लिए, जबकि प्रोटीनोप्लास्ट जो होते हैं वो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो इस तरह से ये लवकों का प्रकार हो गया या प्लास्टिड्स का प्रकार। अब प्लास्टिड्स की संरचना कैसी होती है वो स्पष्ट रूप से एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर लेकर हम अध्ययन करते हैं। तो ये लेंस के आकार का होता है। ये भी दोहरी भित्ति, दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ संरचना होता है। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, दो मेम्ब्रेन दिखाई पड़ रहा है। एक है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा है इनर मेम्ब्रेन। देखो यहाँ पर नामांकन किया गया है। एक देखिए आउटर मेम्ब्रेन दिख रहा है और भीतर की ओर ये है इनर मेम्ब्रेन। अब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन अर्थात बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच में जो जगह पाया जाता है उसको कहते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, है ना। इसको क्या कहेंगे? पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर में इस तरह से जो द्रव भरा रहता है उस द्रव को कहते हैं मैट्रिक्स। अंदर के द्रव को क्या कहा जाता है? इसमें मैट्रिक्स कहा जाता है। अंदर की ओर जो इस तरह से द्रव भरा हुआ है मैट्रिक्स, या इसी को स्ट्रोमा भी कहते हैं। अंदर में जो द्रव भरा है उसी को क्या कहेंगे? मैट्रिक्स या स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है। अब इस द्रव या स्ट्रोमा में विभिन्न प्रकार की इस तरह की थैलेनुमा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो एक के ऊपर एक इकट्ठा होकर एक ढेर बेलनाकार संरचना बनाती है, इन बेलनाकार संरचना को कहते हैं ग्रेना। और ये बेलनाकार संरचना एक क्लोरोप्लास्ट में लगभग दो, माने ग्रेना की संरचना जो है वो 2 से लेकर 100 तक हो सकती है। इसमें ग्रेना जो है वो बेलनाकार संरचनाएं क्या कहलाती हैं? ग्रेना कहलाती हैं। ठीक है। अब ये ग्रेना जो है अलग अलग छोटे छोटे इस तरह से थैलेनुमा मेम्ब्रेनस सेक से बनी होती हैं और एक के ऊपर एक इकट्ठा होकर ढेर के समान संरचना बना रही हैं। तो इन छोटे छोटे मेम्ब्रेनस झिल्लियां या थैलियों को क्या कहा जाता है? थैलेकॉइड्स कहा जाता है ना। मेम्ब्रेनस सेक लाइक या थैलीनुमा जो संरचना होती है उनको थैलेकॉइड्स कहा जाता है। तो एक ग्रेनम में 2 से लेकर 100 तक थैलेकॉइड्स पाए जाते हैं। एक ग्रेनम में कितने पाए जाते हैं? 2 से लेकर 100 तक थैलेकॉइड्स पाए जाते हैं। और इन थैलेकॉइड्स में छोटे छोटे कई सारे और पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इन पार्टिकल्स को या इन कणों को कहा जाता है क्वांटासोम। ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इन पदार्थों को, इन कणों को क्या कहा जाता है? क्वांटासोम। क्वांटासोम 200 एंगस्ट्रॉम लगभग लंबे होते हैं और 100 एंगस्ट्रॉम व्यास के होते हैं प्रत्येक क्वांटासोम। अब एक क्वांटासोम कण को निकाल कर देखें तो उसमें 230 क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। एक क्वांटासोम में कितने अणु पाए जाते हैं? 230 क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। और यही क्वांटासोम या यही क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रकाश की किरणों को अवशोषित करते हैं और प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल देते हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और जल का अपघटन करते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। और स्ट्रोमा में कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर और इसके फलस्वरूप बने हुए पानी जो है, यहाँ पर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ स्ट्रोमा में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की सभी क्रियाओं को संपन्न करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ग्रेना और स्ट्रोमा दोनों मिलकर संपन्न करते हैं। ग्रेना में जो होता है वो उसकी प्रकाशिक अभिक्रिया पूर्ण होती है और स्ट्रोमा में
प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया जो है वो कंप्लीट होती है। तो ग्रेना और स्ट्रोमा दोनों मिलकर कौन सी प्रक्रिया संपन्न करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है? पौधों में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहाँ संपन्न हो रहा है? कहाँ संपन्न हो रहा है? प्लास्टिड्स में या लवक में हो रहा है। और लवक के दो भाग होते हैं, एक तो ग्रेना और दूसरा स्ट्रोमा। तो ग्रेना में जो होते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया होती है और स्ट्रोमा में उसकी अंधकार अभिक्रिया होती है। तो ये हो गया ग्रेना प्लास्टिड्स या लवक की संरचना और लवक के प्रकारों के बारे में। लवक का मुख्य कार्य है प्रकाश संश्लेषण में सहायक होना और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के भोजन संचय करने में, है ना। अलग अलग प्रकार के जो लवक है वो अलग अलग प्रकार के कार्य कर रहे हैं। जैसे प्रोटीनोप्लास्ट जो है वो क्या कार्य कर रहे हैं? प्रोटीन का संश्लेषण कर रहे हैं। एलियोप्लास्ट जो है तेल और वसा का संचय कर रहे हैं। एमाइलोप्लास्ट जो है वो स्टार्च का संचय कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हो गया प्रकाश संश्लेषण में मदद करना प्लस भोजन के संचय में सहायक होना। तो ये हो गया क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड या लवक की संरचना और उसके कार्य। हम नेक्स्ट वीडियो में अगले सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स को लेकर आएंगे। सिंगल